पाकिस्तान के पास तो गोला बारूद ही 4 दिन का है। हिंदी में कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, वही कुछ हाल जो है वो पाकिस्तान का हमको देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पास में $13.5 बिलियन, वो भी आपको पता है कि कैसे मांगे तांगे के पैसे हैं जो उनको लौटाने हैं। बड़े निशस्त तरीके से धर्म का पता करने के बाद में उनकी हत्या की, और हत्या जो थी ये कुछ हमास स्टाइल की हत्या थी। अगर भारत ने पानी रोका तो यहाँ पर खून बहेगा नदियों में, तो उनकी नेवी जो है कराची हार्बर को बचा नहीं सकती। चीन जो है इतना समझदार है, वो बीच बचाव करने का भी नहीं उतरेगा, ये मेरी सोच है। 4 दिन का गोला बारूद उनके पास में इस समय आर्टिलरी का बचा हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच में सरहदों पर तनाव है। पहलगाम की घटना के बाद भारत में गुस्से का पारा हाई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज बैठक हुई देश के रक्षा सचिव की, और लगातार सेना प्रमुख भी मुलाकात कर रहे हैं। एनएसए भी लगातार रिपोर्ट्स दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा बयानों के बम छोड़े जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान उसका दुगनी ताकत से जवाब देगा। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया के चौथी सबसे बड़ी फायर पावर रखने वाली भारतीय सेना का मुकाबला कर सके? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। तमाम हथियारों का कंपैरिजन करेंगे, ये जानने और सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ताकत का तराजू क्या बताता है इन दोनों देशों के बारे में। बहुत स्वागत है आपका। कर्नल मयंक चौबे रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल चौबे, भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना जंग के मैदान में जब जब इनका आमना सामना हुआ है, पलड़ा भारत का अनडाउटेडली भारी रहा है। 1971 की लड़ाई तो वो थी जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क ही बना दिया। लेकिन अब जो पाकिस्तान से बयान आप भी सुन रहे हैं, लगातार जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, इन तमाम चीजों के बीच में यह रिपोर्ट भी सामने आई कि दरअसल पाकिस्तान के पास तो गोला बारूद ही 4 दिन का है। वो कैसे मुकाबला करेगा और क्या मुकाबला करेगा, जिस तरीके की धमकियां वो दे रहे हैं? क्या ये केवल बयानों के बम है या वाकई में कोई ताकत भी है? धन्यवाद प्रणय जी, मुझे अवसर देने का बात करने के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है ये। हिंदी में कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, वही कुछ हाल जो है वो पाकिस्तान का हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, इस समय हमसे कितनी जंगें कर चुके हैं और हर समय जंग जो है उन्होंने ही शुरू की है। भारत ने केवल उसका जवाब दिया है, ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पिछली वाली जो सन 71 जैसे आपने उसका जिक्र किया था, उसमें तो पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया था। इस समय उसने फिर सर उठाया है और हमको ललकारा है। हमारी एक तरीके से सहिष्णु प्रवृत्ति को फायदा उठाते हुए हम पर उसने हमला बोलने की कोशिश की है। भारत इसका माकूल जवाब देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, अगर हम सामरिक दृष्टि से दोनों को कंपेयर करना चाहें तो मोटा मोटा कंपैरिजन जो है वो ऐसे बनता है कि दोनों देशों की अगर हम जनसंख्या देख लें तो जनसंख्या भारत की है 140 करोड़, उसके बरखिलाफ पाकिस्तान की जनसंख्या बनती है 25 करोड़ जी। यहां पर हम जाते हैं टोटल एक्टिव पर्सनल जो कि फाइटिंग के लिए मौजूद हैं, यानी सैनिक जो हैं, भारत के पास में 14.5 लाख की सेना खड़ी है इस समय। जब मैं सेना बोलता हूं तो सेना का अर्थ है वायु, जल और स्थल सेना, जो कि दूसरे नंबर पर आती है पूरे विश्व में। ये आंकड़े मैं प्रणय जी आपको वाजे कर दूं कि ये मैंने इंटरनेट से उठाए हैं, कोई सीक्रेट आंकड़ा नहीं है, और ये आंकड़े इस साल तक के लिए वैलिड है। ये तो ये बहुत लेटेस्ट आंकड़े जो है ये मैंने खंगाल के निकाले हैं। पाकिस्तान के पास में जो टोटल सैनिक शक्ति है वो है 6.5 लाख की, यानी दुनिया में वो 7वें नंबर की शक्ति आता है सैनिक शक्ति। देखने वाली बात आती है कि सैनिक तो लड़ रहे हैं, आपके पास में रिजर्व फोर्स कितनी है? रिजर्व फोर्स भारत के पास में 11.5 लाख की है, पाकिस्तान के पास में मात्र 5.5 लाख की। पैरामिलिट्री फोर्सेस भारत के पास में 25 लाख का बल है, पाकिस्तान के पास में मात्र 5 लाख। ये तो हुई शक्ति इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सनल। हम दूसरी शक्ति देखते हैं कि देश इन्वेस्ट कितना करता है आखिर इस शक्ति में। भारत का डिफेंस बजट जैसा कि आपको विदित है करीब $75 अरब का है, जबकि पाकिस्तान का मात्र $7.5 अरब। हमारे पास में इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है $668 बिलियन के हैं, पाकिस्तान के पास में $13.5 बिलियन, और वो भी आपको पता है कि कैसे मांगे तांगे के पैसे हैं जो उनको लौटाने हैं। यानी उसके पास में $30 अरब जो हैं उसको सालाना कर्ज के रूप में लौटाने हैं। तो अगर वो सर, अभी संकट इस बात का है कि वो आईएमएफ से मिलने वाला जो अगला ट्रेंच ऑफ लोन था, कहीं वो ना अटक जाए भारत की शिकायत पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय पाकिस्तान के सामने मुसीबतें जो है वो मुंह बाई खड़ी हैं, लेकिन न जाने क्यों किस गुमान में है, वो होश की दवा पी नहीं रहे हैं, किस शक्ति का सामना कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए हमारे पास में सैन्य मैं शक्ति। इसी जी सवाल पर आना चाहता हूं, जनरल जी आसिम मुनीर आखिर ये रिस्क क्यों ले रहे हैं, जबकि वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय बड़े नाजुक और मुश्किल दौर से है। आखिर इस सीना जोरी, इस दीदा दिलेरी के पीछे कारण क्या है? क्या बेनिफिट जनरल आसिम मुनीर इससे लेना चाहते हैं? क्योंकि यहां पर तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो आप आतंकवाद भी करते हैं, दूसरी तरफ आप उल्टा तोहमत भारत पर लगाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी उकसावे के अंदर बाकायदा कदम दर कदम वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रणय जी, बात ऐसी है कि पाकिस्तान ने यह देखा है कि जब जब उनके देश में फूट हुई है, कोई समस्या आई है, तो उनको केवल एक दुश्मन दिखाई देता है अपने पूर्वी तरफ, वो है भारत। भारत में कुछ हो जाए, भारत उसका जवाब देने के लिए आगे बढ़े, तो फिर हमारा देश जो है वो पूरा एक हो जाएगा और हमारे पीछे लामबंद हो जाएगा। ऐसी सोच जो है वो प्रतीत होता है जनरल आसिम मुनीर की रही है। देखिए उन्होंने उकसाने की कार्रवाई जो है वो 17 अप्रैल को की थी अपने भाषण में, जब उन्होंने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो साथ साथ नहीं रह सकते। एक तरीके से उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि हम जो है वो अलहदा हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी मुस्लिम सुप्रीमेसी के बारे में, कि हम जो है वो सुप्रीम हैं। और उसके बाद में जिस तरह कहा जाता है कि डॉग विसिल बजाई उन्होंने, और 22 तारीख को ये उन्होंने नापाक कार्रवाई की, जहां पर पहलगाम में उन्होंने निहत्ते 26 सिविलियंस को बड़े निशंस तरीके से धर्म का पता करने के बाद में उनकी हत्या की। और हत्या जो थी ये कुछ हमास स्टाइल की हत्या थी, यानी पहले जाति धर्म पूछकर और फिर उनको अपने ही लोगों के सामने मारना, लोगों को उनकी पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता के सामने उनको मार देना और बड़ी ही बेरहमी से मारना। और मारने के बाद में जो जिंदा बच गए उनको चैलेंज करना कि ये जाके मोदी को बचाओ। तो उन्होंने एक तरीके से चैलेंज करने की कोशिश की थी भारत की शक्ति को। पूरा देश जो है वो रोष में था। देखिए 22 अप्रैल को जो हुआ वो तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं आता हूं इस सवाल के ऊपर कि इससे पहले जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, हमारे पास तो आतंक के घावों की पूरी फहरिस्त है। उस फहरिस्त के बाद एक और नई कड़ी या दर्दनाक जो हादसा है वो ये जुड़ चुका है, ये नया हमला जो कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ। लेकिन अब भारत की जो कार्रवाई है, इसका जो जवाब है, क्या आपको लगता है कि काइनेटिक एक्शन, यानी आप कहें सीधे तौर पर कि क्या मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र उपाय है, या जो हमने अभी तक किया है वो भी पाकिस्तान को ब्लीड कर सकता है मिलिट्री एक्शन तक, या सीधे जो आमने सामने का सैन्य कन्फ्रंटेशन है वहां तक स्थिति न जाए? देखिए एक कंसर्न्ड नागरिक के हैसियत से मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे किसी भी एक भी जवान को खुरेच ना आए। काइनेटिक एक्शन अगर होगा तो नुकसान दोनों तरफ होगा, खून यहां पर भी बहेगा। तो मेरी तो दिली तमन्ना है कि ऐसा हो जाए कि हमें एक गोली भी ना चलानी पड़े और पाकिस्तान की जो शक्ति है वो निस्त नाबूद हो जाए। जो स्टेप्स हमारी सरकार ने लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को होल्डिंग इन अबेयंस के, ट्रेड के ऊपर रोक के, ये जो कुछ 10 एक कदम हमने उठाए हैं, ये कदम जो है एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर फूट डाल रहे हैं। इसका हमको नजारा देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पे उनके लोग पोस्ट कर रहे हैं वीडियोस जिसमें दिखा रहे हैं चेनाब का जल स्तर जो है वो 2 फुट नीचे उतर गया है। हिस्टोरिकली कभी ऐसा नहीं हुआ था। डर जो है इस समय पाकिस्तान में व्याप्त है, क्योंकि उनके आतंकवादी संगठन जो थे वो सड़क पर आ गए इसके खिलाफ। जो छुपे बैठे थे बिल के अंदर, वो बाहर निकल के प्रदर्शन कर रहे थे कि अगर भारत ने पानी रोका तो यहां पर खून बहेगा नदियों में। लेकिन इस बात को देखना चाहिए हमें। वो तो वो कठपुतलियां हैं जिनके तार जीएचक्यू रावलपिंडी से हिलाए जाते हैं और उसके बाद वो हर वो डांस करने को तैयार हो जाती हैं जो तारों के जरिए करवाया जाता है। लेकिन हम आते हैं कंपैरिजन के ऊपर। अगर हम पाकिस्तान का आकार देखें, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखें, पाकिस्तान का कोर फॉर्मेशन देखें, तो कराची से लेकर और ऊपर क्वेटा और पेशावर तक अगर आप कोर फॉर्मेशन देखें तो पाकिस्तान के पास में कमजोरी के पॉइंट कहां-कहां आपको नजर आते हैं, जहां वो भारत के मुकाबले फोर्स न तो लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बलूचिस्तान के अंदर भी कमिटेड कहा जा सकता है, उनके कमिटमेंट्स हैं वहां पर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वहां वो फोर्स हटाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो सीधा कन्फ्रंटेशन है उसमें पाकिस्तान की कमजोरियां क्या? जी देखिए, पाकिस्तान का जैसा आपने जिक्र किया, कमजोरियां फोर्स हटा नहीं सकते, लेकिन मुझे कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी 12 कोर जो कि उनकी क्वेटा में स्थित है बलूचिस्तान में, उसमें से 2 डिवीजन हटाकर भारतीय पक्ष की तरफ लगाई हैं, क्योंकि उनको शक है कि भारत जो है इस समय मुंह तोड़ कार्रवाई करेगा। तो डर जो है वो व्याप्त है, उन्होंने उसको लगाया है। वैसे उनकी पूरा ऑर्बिट जो है मोटा मोटा तौर पर हमारे पास में है। उनकी 1 कोर जो है वो मंगला में है, कहते हैं वो ऑफेंसिव स्ट्राइक कोर है जी। उसके पास में उसके सामने जो है वो जम्मू का क्षेत्र है, इंक्लूडिंग चिकनज नहीं।
नंबर उनकी 2 कोर जो है मुल्तान में स्थित है, जो कि स्ट्राइक या रिजर्व कोर कहलाती है, जो कि पंजाब और राजस्थान सेक्टर के ऑपोजिट बैठी हुई है। उनकी 4 कोर जो है वो डिफेंसिव कोर है, जो कि लाहौर में बैठी है। लाहौर की बड़ी चिंता है उन लोगों को वैसे। 10 कोर उनकी रावलपिंडी में है। रावलपिंडी की जो कोर है वो तथाकथित क्या बोलते हैं, पीओजे, जिसको कि वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, जो कि पीओजे के है, उसको देखती है, और वो लाहौर से सियालकोट का एरिया कवर कर रही है। 30 कोर जो है उनकी वो गुजरावाला में है, जो कि सियालकोट से लेकर ऊपर कश्मीर तक का एरिया कवर करती है। और 31 कोर जो है वो बहावलपुर में है, जो कि साउथ पंजाब यानी कि जो हमारा राजस्थान का इलाका है उसके सामने बैठी हुई है। ये तो है उनकी पूरी की पूरी आर्मी की सिचुएशन। मेरे पास में उनका डिवीजन वाइज भी पूरा ब्यौरा है, लेकिन वो फिर बात लंबी हो जाएगी। महत्वपूर्ण उनकी एयर पावर जो है, वो बेसेस उनके जो है वो भारतीय तरफ जो आते हैं वो है सरगोदा में, रफीकवी में, मियांवाली में और मुरीद में। इनके पास जो एयरक्राफ्ट मौजूद है वो F-16 है। F-16 आपको ज्ञात होगा कि अमेरिका ने F-16 उनको दिए थे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने के लिए, है ना। और सुनने में यह आया है उन्होंने क्या किया है, F-16 का एक स्क्वाड्रन डर के मारे उठा के ग्वादर में लगाया है, क्योंकि नेवी तो उनकी बहुत कमजोर है। अगर भारत ने अपने नेवी के बल का प्रयोग किया तो उनकी नेवी जो है कराची हार्बर को बचा नहीं सकती, जो कि हमेशा हमेशा खतरे में आया है। ये आप बात लीजिए सन 71 में, सन 99 में भी कराची हार्बर जो था वो थ्रेटेंड था उनका। तो इस बार उन्होंने क्या कि डर के मारे F-16 का पूरा स्क्वाड्रन उठा के ग्वादर में प्लेस कर दिया है कि अगर पूरे पाकिस्तान की मेजर सप्लाई लाइन कराची के हार्बर से ही जाती है जी। हालांकि कहने के लिए उनके पास में टोटल 8 मर्चेंट शिप हैं। ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की मर्चेंट लाइन जो है उसमें मात्र 8 शिप हैं, और हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड करीब 1600 मर्चेंट शिप हैं। देखिए डिसबैलेंस तो बहुत ज्यादा है। वो पता नहीं क्या किस गुमान में है जो भारत से लोहा ले रहे हैं। अब तक तो भारत ने बड़े सहन शक्ति दिखाई थी, परंतु एक सब्र का प्याला होता है, वो कभी ना कभी तो छलकना था, और लग रहा है वो यहां पर बड़ी रोचक बात यह है कि आप देखिए कि यहां पर भारत के नेता, भारत की सरकार की तरफ से कोई ऐलान जंग न किया गया है, न कहा गया है कि हम कोई युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। अलबत्ता जिस पाकिस्तान की कमियां आप गिना रहे हैं, उसकी फौज से लेकर उसके तमाम नेता लगातार बयान दे रहे हैं। अता तारर जो कि उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो तो खुद ये कह चुके हैं कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत कार्रवाई करने जा रहा है, युद्ध छेड़ने जा रहा है, दुनिया के सामने हल्ला मचा रहे हैं। वो इतने युद्ध को लेकर उतावले क्यों है, जब उनके पास न ताकत है, न मुकाबला करने के लिए उनके पास में किसी तरीके की शक्ति और हैसियत है? देखिए प्रणय, एक अंग्रेजी में चीज होती है गिल्टी कॉन्शियस। आदमी ने अपराध तो कर दिया, वो किसी और की नोटिस पे आए चाहे ना आए, लेकिन आपके मन को तो पता है कि आपने अपराध कर दिया है, और उनको भी पता है हाँ गलती कर दी। भाई अगर मैंने तो गलती कर दी, अगर तू आगे बढ़ेगा तो मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा। और ये धमकी किस लिए दी जाती है, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बीच में आ जाए, रोक ले कि भाई 2 न्यूक्लियर शक्तियां आमने सामने आ गई तो क्या पता न्यूक्लियर वॉर में परिवर्तित हो जाए। तो न्यूक्लियर जो विदेशी शक्तियां हैं वो आती हैं बीच में और कहती हैं कि एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट, थोड़ा समझबूझ से काम कीजिए और अपने आप को वापस खींचिए और सुलह सफाई कर लीजिए। पाकिस्तान की दिली तमन्ना हल्ला करके यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बीच में कूदे। आपको ध्यान होगा परसों डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया था ईयू के बारे में जी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है। पाकिस्तान से आते हुए आतंकवादी और उनके आकाओं को हमने सबक सिखाना है, आप कृपया हमारे बीच में ना आए। उन्होंने तकरीबन ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था, परंतु डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जी। तो ये बात जो है उन्होंने वाजे कर दी थी कि भारत का इस समय सोच जो है बहुत मजबूत है, रिजॉल्व तगड़ा है कि हमने उनको करारा जवाब देना है इसका। हमने उनको ऐसा हिट करना है कि कॉस्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो उनको पता लगे होती क्या है। करण चौबे, आप जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान शोर ही दरअसल इसलिए मचा रहा है कि किसी तरीके से लड़ाई हो ना जाए, क्योंकि लड़ाई अगर हो गई तब तो फिर शिकस्त के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए शोर ही मचाया जा रहा है केवल लड़ाई के नाम का, ताकि कोई आए और बचा ले और रोक ले। क्या ये सही है? बिल्कुल प्रणय जी, और इनकी हिस्ट्री है ये। सन 99 में ये गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति के पास में बोलते हुए कि भाई हम तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े फुर्सत से उनको सुना और यह कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया
तो हो सकता है 20% भारत जो है वो नष्ट हो जाए, परंतु पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देखेगा। ये क्लियर कट मैसेज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति को दे दिया था। अमेरिका ने चुप बोला कि भाई चुपचाप तुम लोग अपनी फोर्सेस को कारगिल की हाइट से विड्रॉ कर लो, क्योंकि भारत का रिजॉल्व तगड़ा है। दूसरा, आपको ध्यान होगा जब अभिनंदन वाला केस हुआ था जी, कि जिस तरीके से उस समय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और उन्होंने नवाज शरीफ को बिल्कुल बाकायदा समन किया था वहां पर और पहुंचे थे और उनसे केवल इतना कहा गया था कि अपनी फौजों को तत्काल वापस करिए यहां से, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं अमेरिका पाकिस्तान के पास में। जी जी, उसके बाद में आपको ध्यान होगा अभिनंदन वाला किस्सा हुआ था कि अभिनंदन को इन्होंने पकड़ लिया था, अपने ही पायलट को पीट पीट के मार डाला। पहले बोला 2 पायलट पकड़े थे और जब बाद में पता लगा कि अपना ही पायलट पिट गया है तो सब कुछ छुपाने की कोशिश की, लीपापोती की गई उसके ऊपर। अभिनंदन के बारे में इमरान खान ने बड़े रौब से बोला कि हम एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए उसको छोड़ रहे हैं। छोड़ा डर के मारे, क्योंकि भारत ने उनको थोड़ी सी आंखें तरेर कर दिखाया था। उनका अपना पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि 9 बजे भारत हमला कर देगा अगर हमने इसको छोड़ा नहीं, खुदा के वास्ते इसको वापस भेज दो। ये तो वीडियो जो है वो हर जगह सर्कुलेट कर रहा है। तो ये बात लुकी छिपी नहीं है किसी से कि अभिनंदन को उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा है, जब डर लगा कि कुछ हो जाएगा तो छोड़ा है। तो ऐसा है कि ये हमेशा यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में जो कमेंट्री चल रही है चीन के साथ में, वो जो सो कॉल्ड ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी, जिसकी तमाम कस्में और बातें की जाती हैं, पाकिस्तान के समर्थन के अंदर कह लीजिए या पाकिस्तान के साथ दिखाने के लिए जो बयान चीन की तरफ से आया, उसको लेकर पाकिस्तानी अपने आप को काफी बूस्टेड महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है आपके स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन के अंदर कि चीन ऐसा कोई मिलिट्री कमिटमेंट भारत के खिलाफ कॉन्फ्रंटेशन के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर दिखाना चाहेगा, दिखा सकता है? और दूसरी चीज मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के मिलिट्री आर्सेनल के अंदर अधिकतर हथियार अब चीनी होते चले जा रहे हैं, तो क्या यह चीन के हथियारों का भी एक बड़ा टेस्ट है? देखिए प्रणय जी, चीन है, चीन पाकिस्तान नहीं है। चीन जो है वो सामरिक दृष्टि से सब चीज को तोल बोल के फिर काम करता है। उसने देख लिया पाकिस्तान का कमिटमेंट सीपीईसी के थ्रू कितना है। 66 अरब डॉलर का उन्होंने लगा दिए उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने उनको केवल ठेका दिया। उनके इंजीनियर वहां मरते रहे, चाइना बोलते रहा, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई। तो चीन जो है, ठीक है, दोस्ती चल रही है, उसका आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, एक तरीके से लाश धो रहा है पाकिस्तान की। चीन जो है इतना समझदार है, वो बीच बचाव करने कभी नहीं उतरेगा, ये मेरी सोच है। कारण क्योंकि चीन जो है वो लंबी दूरी की बात देखता है। आप ये देखिए इंटरनेशनल फोरम में अगर वो COP24 की बात होती है जो कि वेदर्स के ऊपर है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर चीन और भारत के विचार मिलते हैं। दूसरी चीज, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर भारत और चीन के विचार मिलते हैं। भारत और चीन जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। चीन अपना मार्केट कभी नहीं खोना चाहेगा। चीन जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर है। क्या वो अफोर्ड कर सकता है भारत के खिलाफ खड़ा होकर अपना पूरा मार्केट तबाह करने के लिए? चीन बना ही इकोनॉमिक पावर के ऊपर है, सैन्य शक्ति तो बाद में आई है। तो चीन हमसे इस समय दुश्मनी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। हां, उसको दिखाने के लिए पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा, तो इसलिए उसने थोड़ा सा कॉस्मेटिक बयान दे दिया है पाकिस्तान के पक्ष में। परंतु देखा जाए, जब इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड इन अबेयंस का ऑर्डर दिया गया था, 36 घंटे तक चीन ने चू भी नहीं की, बल्कि किसी भी देश ने पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश भी नहीं की कि भारत तुम ये क्यों काम कर रहे हो, छोड़ दो, जाने दो ना। सब चुपचाप भारत के पीछे खड़े हुए थे। सब देख रहे थे कि एक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला मदर ऑफ टेररिज्म जो है, उसको भारत जो है वो सबक सिखाना चाहता है। बात कह रहे हैं कर्नल चौबे आप, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के साथ साथ भारत के साथ जब जब पाकिस्तान का कन्फ्रंटेशन हुआ है, तब कभी भी चीन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के समर्थन के अंदर ना तो कोई मिलिट्री कमिटमेंट दिया है और ना ही कोई मिलिट्री एडवेंचर किया है या ना मिलिट्री इंटरवेंशन किया है। 1965, 1971 और 1999 हर एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसलिए केवल चीन के भरोसे पाकिस्तान अगर ये दाव लगा रहा है तो बहुत ही खतरनाक ये दाव उनके लिए साबित हो सकता है। दूसरी चीज थी टर्की का। टर्की का कहते हैं कि एक प्लेन आके लैंड करता है पाकिस्तान में और लोगों ने बोला कि भाई उसके अंदर कुछ फौजी साजो सामान था। 2 दिन के बाद में टर्की का बयान आता है कि वो प्लेन तो रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था वहां पर।
अब लेकिन खबर आई है कि जी रिपोर्ट ये भी आई है कि टर्की के कुछ जो मिलिट्री वॉरशिप्स हैं वो पाकिस्तान कोस्ट के पास में प्लेस हुए हैं। इसके अलावा जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, यानी जो टर्की के एयर चीफ हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। ये रेगुलर मिलिट्री कांटेक्ट है या इससे ज्यादा भी कुछ पढ़ा जाना चाहिए? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि एक अलायंस बनाने की कोशिश हुई थी, मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान, इमरान खान जिस समय प्रधानमंत्री थे, और अर्दोआन जो है वो इस इलाके के अंदर अपनी एक्टिविटी बढ़ाने में लगातार जुटे हुए हैं। बायरक्तार जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को बेचे गए और साथ ही बांग्लादेश को भी बेचे जा रहे हैं। देखिए प्रणय जी, जिस शिप्स की आप बात कर रहे हैं, मेरी नॉलेज में केवल एक शिप है और वो भी गुडविल विजिट के लिए आया था पोर्ट कॉल पे, और वो जो है इस समय जाने की तैयारी कर रहा है या जा चुका है अब सब। तो कहीं भी कोई रसद या कोई सामग्री लेकर आया है ऐसी कोई खबर नहीं है। तो हम बेशक कुछ ना कुछ उससे मतलब निकालते रहें, असलियत उसकी यही है कि इस समय सब देश जो हैं वो केवल लिप सर्विस जिसको कहते हैं ना, वो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। प्रोग्राम के शुरू में आपने बोला था ना कि उनके पास में गोला बारूद कितना है, तो मात्र 3 दिन का 4 दिन का गोला बारूद उनके पास में इस समय आर्टिलरी का बचा हुआ है। इस समय तो भारत के साथ में एलओसी जो है उस पर फायरिंग का तबादला हो रहा है। फायरिंग जो है इस समय केवल स्मॉल आर्म्स वेपन से हो रही है। अगर भारत चाहे तो इसको स्टेप अप करके आर्टिलरी फायर तक ले जाए। आर्टिलरी फायर का जवाब तो आपको आर्टिलरी फायर से देना पड़ेगा। 4 दिन का गोला बारूद आप कहां खर्च करोगे? एलओसी पे खर्च करोगे या जो युद्ध मुंह भाई खड़ा है आपके बॉर्डर पे उसमें करोगे? यह पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है। केवल गोला बारूद ही नहीं प्रणय जी, तेल, प्लेन्स को उड़ाने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल लगता है, और उनके पास में इस समय मात्र 3 दिन का तेल बचा है, और अब उनको डर के मारे कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग भी करनी पड़ रही है। यानी कि हवाई जहाज उनके उड़ान भर रहे हैं। अगर हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं तो तेल तो खर्च हो ही रहा होगा। यानी अभी तो हमने जो है केवल जो एंग्जाइटी बढ़ा रखी है पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि जो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म होता है ओआरपी, वही बहुत भारी पड़ रहा होगा इतने सारे एयरक्राफ्ट्स को रेडीनेस में रखना पाकिस्तान के लिए। जी 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 जी। और मजे की बात यह है कि अगर हम जाएं नेवल वॉरफेयर की तरफ, तो टोटल पाकिस्तान के पास में 8 सबमरीन है। उसमें से पानी में उतरने के लिए कितनी तैयार है वो भगवान जानता है। आप यकीन मानिए पाकिस्तान के पास अधिकतर जो सबमरीन है वो चीन की दी हुई है। अच्छा, सबमरीन में से इमरजेंसी के टाइम में निकलने के लिए एक इमरजेंसी हैच होता है, जिसमें कि सबमरीन का सैनिक जो है वो बाहर निकल सकता है। चीन के सबमरीन में वो इमरजेंसी हैच पता है कहां पर है? जहां से टर्बाइन वो टॉर्पिडोज निकलते हैं, टॉर्पिडो ट्यूब के थ्रू होकर वहां से निकलेगा। तो इतना बढ़िया डिजाइन लेकर वो काम कर रहे हैं कि उनका तो भगवान ही मालिक है। और 71 की जंग में तो हमने उनको दिखाई दिया था, पीएनएस गाजी जो है उसको हमने डुबो कर रख दिया था उसको। वो तो अभी भी सर विशाखापट्टनम पोर्ट के पास में जो है मौजूद है, एक यादगार के तौर पर। जी। तो इस समय सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब युद्ध अगर होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो भारत को झेलना पड़ेगा। वो भी खाली हाथ नहीं बैठे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकली अगर देखा जाए, मॉरली देखा जाए, ट्रेनिंग वाइज देखा जाए, हमारी कार्यकुशलता वाइज देखा जाए, भारत के आगे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति कहीं टिकती नहीं है। लेकिन ये नहीं माना जाए कि अभी तक भारत जो है वो केवल रेस्ट्रेंट दिखा रहा है, भारत संयम दिखा रहा है। बड़ी ताकत होने के बावजूद भारत ने अपना जो फुल मिलिट्री माइट है उसका एक अंश भी पाकिस्तान को अभी तक नहीं दिखाया है, सजा देने के नाम पर। लेकिन क्या, मैं फिर से उसी सवाल के ऊपर आता हूं कि क्या आपको, आपके आकलन में लगता है कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म सबक सिखाने के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की इन करतूतों के ऊपर और कारगिर्दगियों के ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की फौज को इसका खामियाजा भुगतना पड़े? क्योंकि आतंकवादियों को आप कितना ही मार लीजिए, वो फिर रक्तबीज की तरह फिर खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान की फौज उन्हें खड़ा कर देती। लेकिन जब तक पाकिस्तान की फौज को, उनकी सेना को और उसके जनरल्स को जब तक ये नहीं लगेगा कि नुकसान उनका हो रहा है, शायद उन्हें तब तक समझ में ना आए। आपको क्या लगता है? प्रणय जी, मैं थोड़ी सी ऑब्लिक सोच लेकर आया हूं। मैं कह रहा हूं कि भारत ने इस प्रकार से शिकंजा कसा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की जनता जो है, जैसे कि उनका वो 4 मई का वाकया हुआ था ना, जिसमें कि कोर कमांडर लाहौर के घर में घुस गए थे और कोरमा चोरी कर लिया और मोर चोरी कर लिया था वहां से। ऐसी ही कुछ परिस्थिति बनती दिख रही है जब पाकिस्तान की आम जनता जो है
उन्हीं की सेना के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि लाल मस्जिद के इमाम जो हैं वो लोगों से पूछते हैं कि कितने लोग पाक सेना के पीछे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा प्रणय जी, पूरी की पूरी जो जनता बैठी हुई थी उसने हाथ ऊपर नहीं किए। मैंने देखा वो वीडियो। अब देखिए, मस्जिद के अंदर बैठ के इमाम ने कॉल दिया और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ये देखी हुई बात है। इस समय पाकिस्तान की जनता जो है वो बिल्कुल रोष में है अपनी सेना के खिलाफ। किसी दिन भी वो जाके सेना पर हमला बोल सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं चाहूंगा कि ये काम उनकी सेना को उनकी जनता ही सबक सिखा दे तो अच्छा है। हमें इसको इसके अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़े। हालांकि जनता चाहती है कि उनको माकूल जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि हमें ऐसा मौका आए ना और इतना प्रेशर बिल्ड हो जाए कि पाकिस्तान की जनता जो है वो स्वयं उनकी सेना को सबक सिखा दे। जी प्रणय। सबसे अच्छा तो यही होगा कि पाकिस्तान की जनता खुद अपनी फौज की नकेल कसे। उसकी इन कारिंदगियों का जो खामियाजा है वो पाकिस्तान के लोगों ने भी खूब उठाया है। लेकिन जो कुछ कंपैरिजन आपने दिया कर्नल चौबे, उसको देख के तो लगता है कि चाचा के पास नहीं दाने, लेकिन फिर भी चाचा चले भुनाने। तो कुछ ऐसे हालात हैं इस समय पाकिस्तान के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ये सारा कंपैरिजन हमारे दर्शकों के सामने समझाने के लिए भी, जो एक केवल बानगी है बताता है, लेकिन ये सब सोचने के लिए मजबूर करता है कि इन तमाम कमजोरियों कमियों के बावजूद आखिर क्यों फिर भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला.com।